तुम शेर हो, दहाड़ करो, बकरियों के पीछे मिनमिनाना भूल जाओ। मेहनत करो, सफलता तब मिलती है। सफलता पानी है ना, तो रास्ता कठिन चुनो। भगवान राम वनवास झेले, समुद्र सेतु बना डाले, तो आज घर घर पूजे जाते हैं। एक बार अपनी माँ की आंख में जाकर देखो, जो तुम्हारी सफलता की आस में आंख लगाए बैठी है। इसलिए पढ़ना होगा तुम्हें, त्याग करना होगा, क्योंकि हर नई सांस लेने से पहले हमें अपनी पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है। फ्री में नहीं मिलती सफलता, मेहनत करना होगा, मेहनत। क्योंकि चींटी पहाड़ चढ़ जाती है जिस पर मानव थर्राता है। यदि ठान लिया मानव तो पत्थर पानी बन जाता है। उस मंजिल की औकात ही क्या जो चूमे ना कदमों को, पर तुम जैसा मानव ही डरकर कायर बन जाता है। पर तुम जैसा मानव ही डरकर कायर बन। जय हिंद साथियों। आज हम जीएस की शुरुआत करते हैं। जीएस में सबसे पहले इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता, बाबूजी, पापा, आप जो भी कुछ भी कहना चाहें, हिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस। याद रखिएगा, हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास को हम अब जानते हैं परिभाषा। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास बीते हुए समय को ही इतिहास कहा जा सकता है। अमूमन जो कल बीत गया, बीते हुए कल को भी हम इतिहास कह सकते हैं। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से, क्योंकि बूढ़ा पढ़ेंगे तो हम पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाएंगे, नौकरी कब लगेगी। इसलिए बीते हुए समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, बीते हुए समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसी के संग्रह को इतिहास कहा जा सकता है। यानी जो समय बीत गया उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कोई लड़ाई हुई या कोई महल बना, कोई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो जो हुई, उसी के संग्रह को हम इतिहास कह सकते हैं। और इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। लगभग सभी चीज को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे छोटा, मीडियम, बड़ा, ऊपर, बीच में, नीचे। इसी प्रकार से इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। किसमें किसमें? 3 कालखंडों में। कौन कौन सा कालखंड? पहला था प्राक ऐतिहासिक काल। पहला प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कालखंड क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन था? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अब लोग कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, और ये सब जो है ये ऐतिहासिक काल में आते हैं। यानी इसके पहले ये जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास है, इसके पहले भी हमें आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल पढ़ना होता है। तो आप जानते हैं ये प्रागैतिहासिक काल कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा था, ऐतिहासिक काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल वह काल था, प्रागैतिहासिक में जो था, इसमें केवल पुरातात्विक स्रोत रखे हैं। उस समय के लोटा बर्तन, थरिया गिलासा, घर मकान जो कुछ थे वही जो मिल पाए हैं, वही पुरातात्विक स्रोत ही मिले हैं। लिखित स्रोत कोई नहीं मिला है। यानी रामायण, महाभारत ये सब की तरह किताब कोई कुछ नहीं मिली है। ना कोई पत्थरों पे लिखा हुआ कुछ मिला है, ना किसी शैल पे, ना किसी कहीं कुछ लिखा नहीं मिला है। यानी प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? लिखित स्रोत कोई नहीं मिला है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ का मानो थोड़ा बहुत सभ्य जरूर हो गया था। ये कुछ न कुछ चिन्ह बनाता था, कुछ लिखता था अपनी भाषा में, जो हम प्राप्त किए हैं स्रोत के रूप में, लेकिन उसे हम जान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते कि वो अपने जमाने में लिखता क्या था। डॉक्टरों की तरह बिल्कुल लिख के चला गया है। जैसे डॉक्टर मेडिकल वालों को समझा देते हैं कि अब हम लूट लिए हैं, तुम भी लूट लो। बीच में ये कुछ पढ़ नहीं पाएगा हम क्या क्या लिखे हैं, क्योंकि जानते हैं अब दवाइयों में बहुत मार्जिन होती है। अरे ये लोग 20 रुपए में लेके आते हैं, 100 रुपए में बेचते हैं, उसमें से 50 डॉक्टर को देते हैं, 30 खुद ले लेते हैं। बहुत मार्जिन, डॉक्टर दवाइयों में बहुत मार्जिन होती है। उसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक वाले भी डॉक्टरों की तरह लिख के चले गए हैं। इसमें लिखित स्रोत है तो, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके। लिखित स्रोत है, और ऐतिहासिक युग में इसमें लिखित स्रोत है भी और हम पढ़ भी सके हैं। इसमें लिखित स्रोत है भी और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। ऐतिहासिक युग में, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। यहाँ केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित स्रोत को हम पढ़ नहीं सके हैं। ऐतिहासिक युग में लिखित और पुरातात्विक दोनों हैं, और लिखित को हम पढ़ भी सके हैं। अब हम स्पेशली प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं विस्तृत रूप से। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा गया जा सकता है। कौन कौन से? पहला पूरा, इसको, इसमें लोग पत्थरों का यूज करते थे, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा गया है। पत्थरों का यूज करने के नाते इस काल को पाषाण काल कहा गया है।
पाषाण काल, इसीलिए इसको 3 कालखंडों में बाँटा गया है, जिसके पीछे पाषाण लगा दिया गया है। पहला कौन-सा? पूरा पाषाण काल। कौन-सा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखते हैं इन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण खोजें हुई थी, उसी को हम पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्या-क्या कब खोज हुई। कभी आग की खोज हुई, कभी कृषि की खोज हुई, कभी पहिए की खोज हुई। ये सब तो हम बचपन ही पढ़े थे प्राइमरी में। खैर सीबीएसई वाले जो उसमें सेंट बेसिस वगैरह में अंग्रेजी वाले स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो हम नहीं जानते। जो प्राइमरी में पढ़े हैं वो जानते होंगे, ये सब नाम तो सुने होंगे, याद नहीं होगा क्योंकि बचपन में पढ़े थे। और आजकल कोई याद भी नहीं कराता भाई, केवल कंटेंट देने में आजकल के टीचर विश्वास रखते हैं कि छपा दो बच्चा पढ़ेगा। अरे बच्चे को पढ़ना है यार तो किताब से पढ़ सकता है। टीचर कैसा जो याद ना करा दे क्लास में याद होने चाहिए आपको। इतनी बार ऐसा पढ़ाना कि आपको याद हो जाए। चलिए अब पूरा पाषाण काल में देखते हैं। पूरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना समय जो था, आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे पुराना समय जो था, सबसे पहले का समय, उसे पूरा पाषाण काल कहा गया। उसके बाद थोड़ा-सा बीता, उसके बाद के समय को मध्य पाषाण काल, क्योंकि ये बीच वाले समय को मध्य मतलब बीच होता है। बीच वाले समय को मध्य पाषाण काल कहा गया। उसके बाद जो समय आया एकदम अंतिम लास्ट वाला, उसे नव पाषाण यानी नया समय जो आया प्रागैतिहासिक काल का, उसे मध्य नव पाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल और दोनों के बीच वाले को मध्य पाषाण काल, सबसे लास्ट वाले को नव पाषाण काल कहा गया। अब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं हम प्रागैतिहासिक काल को, इसमें पूरा पाषाण काल में देखते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या क्या खोजे हुई। पूरा पाषाण काल में मानव बिल्कुल असभ्य था। बड़े बड़े पत्थर लेके जानवरों को मारता था और वही खा के जीवन यापन करता था। न कपड़ा पहने, एकदम उघारे घूमता था, नंगे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, केवल खाना बदोश था। पेट भरा रहे, चाहे अपने चाचे खाए परे, चाहे पापे खाए परे, मम्मी खाए परे, कोनो दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल असभ्य मानव था, मवेशियों की तरह। जैसे 4 रसगुल्ला अगर आदमियों के बीच रखा जाए, 4 लोगों के बीच, तो समझिएगा हाँ, एक-एक लोगों को मिला है। लेकिन अभी गाय भैंस के सामने रख दो, देखो वो सारा खा जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई सभ्यता नहीं है। वो असभ्य एक जानवर है। उसी टाइप से पूरा पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में मानव भी था। वो बिल्कुल असभ्य था, बिल्कुल एकदम आदिमानव था। तो यहाँ पूरा पाषाण काल में मानव असभ्य था, असभ्य। इसके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी, आदिमानव था, आदिमानव। हाँ, ये जब बड़े-बड़े पत्थरों का यूज़ करके जानवरों को मारता था, तो बड़े-बड़े पत्थर ऐसे फेंकता था। जब बड़ा पत्थर फेंका, तो एक दूसरे पत्थर से टकराया होगा, बस गलती से कहीं चिंगारी निकल गई। चिंगारी मतलब समझ रहे हैं? आग, आग कहीं से उत्पन्न हुई। जब 2 पत्थर लड़ेंगे, तो गर्म होने से आग निकली। उसके बाद सूखी पत्तियाँ थी, सूखी पत्ती में आग लग गई। सूखी पत्तियों में आग लग गई, तो इसी प्रकार गलती से इस पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। यही याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, आग की खोज। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। अब इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। इसमें कुछ नहीं था, बस असभ्य मानव था, आदिमानव की तरह रहता था, जानवरों की तरह बिल्कुल। आग की खोज कर ली और बड़े-बड़े पत्थरों का यूज़ करता था, बिल्कुल एकदम बड़े-बड़े पत्थरों से जानवरों को मारता था। और मध्य पाषाण काल में मानव थोड़ा सभ्य हुआ। मतलब सभ्य क्या हुआ, थोड़ा विकसित हुआ, क्योंकि ये जो बड़े-बड़े पत्थरों का यूज़ करता था, वो थोड़ा काट-छाँट के उसको घिस-उस करके नुकीला कर लिया, क्योंकि नुकीला करने पर जानवरों को ज़्यादा घुसता था, जल्दी जानवर मर जाते थे। इसलिए इस काल में कुछ विशेष खोज नहीं हुई, वही जो औज़ार बड़े-बड़े यूज़ करता था, यही नुकीला सुडौल कर लिया। औज़ारों को, पत्थरों के औज़ारों को नुकीला कर लिया। और हाँ, जब लोग मर जाया करते थे पूरा पाषाण काल में, तो देखता था स्मेल, बदबू, गंधाए लागत रहा, साँस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ जब आया मानव, तो वो सोचा यार ये साँस लेने में दिक्कत होती है, लोग मर जाते हैं। तो उसने अपने दिमाग से एक अंत्योष्टि कार्यक्रम विकसित कर लिया। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब ये नहीं कि तेरे ही बरखी ये सब करता था, वो इधर-उधर भंडारा करता था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उसने जलाना या दफनाना, कुछ लोग जला देते थे, कुछ दफना देते थे, कुछ जानवरों को खिला देते थे। इसी को अंतिम संस्कार कहा गया है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का व्याख्या मिलता है। 16, एक जन्म के समय, गर्भ में भी 2-3 संस्कार होते हैं, मुंडन, जनेऊ, विवाह के समय, मरने के बाद, यही 16वां संस्कार मरने के बाद होता था। तो इसने मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिया था। अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। अब आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में 5-6 बहुत महत्वपूर्ण खोजें, बड़ी कन्फ्यूजन इसमें ये होता है, पहले आग की खोज हुई या पहले कृषि की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, कब हुई, क्या हुई? सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे तो यही होती थी भाई, जब मैं पढ़ता था। अभी भी पढ़ता हूँ तो सबसे कन्फ्यूजन यही होती है। इसको याद करने के लिए मैं याद करता आता हूँ, आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, जब हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा क्या जलाते हैं? खाना बनाने के लिए। पहले चूल्हे जलते थे, आज गैस, उसके बाद इंडक्शन और हीटर, पता नहीं क्या-क्या आ गए हैं। कुछ भी आ गए हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए पहले हमें आग जलानी पड़ती है।
पहले आग जलानी पड़ती है, तो याद रखिएगा पहले आग जलानी पड़ती है, इसलिए पूरा पाषाण काल में सबसे पुराने समय में ही आग की खोज हो गई थी। पूरा पाषाण काल नहीं, सबसे पुराने समय में आग की खोज हो गई थी। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, इसमें कुछ खोज नहीं हुई, अंत्येष्टि कार्यक्रम करना लोग प्रारंभ कर देते। फिर आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में यहाँ मानो थोड़ा सभ्य हो गया था। अब सभ्य कैसे हुआ? देखिए, ये है अपना भारत, अपना भारत ये अपना भारत, ये अपना भारत है। यहाँ था मध्य एशिया, यहाँ मध्य एशिया था, यहाँ लोग रहते थे। मानव का विकास कहाँ हुआ है? मध्य एशिया में। आदि मानव का विकास मध्य एशिया में हुआ है। तो मानव यहाँ रहते थे। अब यहाँ दो गुट में लड़ाई हो गई, दो पक्ष में। अब एक जो जबर पार्टी थी, जबर मतलब दमदार पार्टी थी, वो दूसरे को खदेड़ दी, भगा दी। मारी मारी के लाठी चल रहा था, मार के भगा दिए। अब ये लोग यहाँ से भाग के आए 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 यहाँ आ गए। यहाँ अब यहाँ जानवर मिल सके, पहले ये लोग वही जानवर खाते थे। यहाँ आए, यहाँ कोई जानवर मिला नहीं। अब भूख लगी भाई, भूख लगी तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये लोग घास फूस उखाड़ के खाने लगे। घास फूस उखाड़े, देखे अरे ये तो गाजर लाल लाल निकला, मीठा मीठा, ये तो गाजर, अरे बहुत अच्छा, ये तो अच्छी खोज हो गई। अब ये लोग धीरे 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 ऐसे खाने लगे। अब जब खाए तो देखिएगा, गाजर काट के जब उसका आधा खा के वैसे ऊपर वाला पत्ती फेंक दीजिए तो लग जाएगा, अगर पानी पा गया तो उसी प्रकार ये लोग फेंक दिए। फिर से वो लग गया, बड़ा हो, देखे अरे ये तो बड़ा हो रहा है, जैसे हम लोग पैदा हुए थे बड़े हुए, इसे ये भी बड़ा हो रहा है। बस ऐसे धीरे धीरे कई सालों में कृषि की खोज हो गई। तो नवपाषाण काल में किसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? कृषि। याद रखिएगा, पहले आग जलाए, चूल्हे में आग जलाए, उसके बाद मध्य पाषाण काल में कुछ नहीं, कोई खोज नहीं हुई। उसके बाद नव पाषाण काल में कृषि से हुआ, अनाज लेके आई, तब जब खाना बनाएंगे ना, तो पहले आग, उसके बाद कृषि की खोज हुई। कृषि की खोज हुई। अब जब कृषि की खोज हुई तो भाई अस्थायी निवास रहना पड़ेगा। यहाँ मानो बिल्कुल एकदम इधर उधर घूमता था, जहां जानवर पा गया वहीं मार के खा गया, वहीं नींद आई सो गया, रह गया, नंगे घारे घूमता था। लेकिन जब यहाँ नव पाषाण काल में आया तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यहाँ से कृषि करना जब प्रारंभ कर दिया तो उसे अस्थायी निवासी बनना पड़ा, क्योंकि जहाँ कृषि करता था वहां रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई फसल क्या, खेत में गायब हो जाएगा। आजकल देखिए पूरा कोर्ट भरा हुआ, कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमे जो होंगे वो यही खेती बाड़ी, क्यों हमारे जो खेत मेड़ जोत ली है, क्यों हमारे मेड़ जोत ली है, क्यों हमारे खेत कम है, हमारे खेत ये ले ली है, हमारे खेत, सब सारी जमीनों का विवाद चलता है। ज्यादा 80% विवाद कोर्ट में जमीनों का चलता है। इसी प्रकार तो जब मानव कृषि करना प्रारंभ किया तो अपनी फसल बचाने के लिए भाई अस्थायी निवास वहीं करने लगा। अब जब अस्थायी निवास करने लगा तो जंगल थे, शहर तो बसे नहीं थे दिल्ली बंबई की तरह की एकदम सेफ्टी है, 4 तल्ला मकान है, कोई दिक्कत नहीं है। जंगलों में ही रहता था, तो अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई जानवर, दमदार जानवर पालने की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन तो उसने देखा, जब कुत्ता जो है एक आदमी के जितना भोजन लेता है, वो उतना ही भोजन में बहुत वफादारी से रहता है, उतने भोजन में वो जी जाता है और बहुत वफादारी से रहता है। तो ये सोचा कुत्ता क्यों ना पाल लेते हैं, और सबसे पहले कृषि के बाद अस्थायी निवास करना लगा। अस्थायी निवास के बाद ये कुत्ता पालने लगा। क्या? कुत्ता पालने लगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा और खेतों की सुरक्षा, ये बहुत वफादारी, बहुत एकदम चमचागिरी की तरह कुत्ते रहते हैं। चाहे थोड़ा सा खिला दो उसी में तो ये अपनी जान हाजिर करने लगते हैं आपके ऊपर। तो कृषि किया, अस्थायी निवास, उसके बाद कुत्ता पालने लगा, कुत्ता पालने लगा। अब जब फसल तैयार हुई तो ऐसे अजूरी में लेके आता था, ऐसे ऐसे अजूरी में लेके आता, भाई कितना लेके आ पाएगा, साल भर ढोई करेगा। तो उसने मिट्टी के, गीली मिट्टी से ऐसा कुछ चिपटा सा बनाया प्लेट की तरह, देखा इसमें थोड़ा ज्यादा आ रहा है, उसके बाद थोड़ा ऐसे 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 तसला नुमा कर दिया। तसला समझते हैं? एक लोहे का आता है इसे, उसके आकार का बनाया, देखा थोड़ा और ऐसे 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 धीरे 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 ऐसे मटका बना लिया इसने। अब जब मटका बना लिया तो उसमें बहुत आसानी से भर के रख भी देते थे, जहाँ निवास करते थे वहां रख भी देते थे। अब थोड़ी आसानी हो गई। अब कुछ उसके बाद क्या, कुत्ते के बाद किसका खोज हो गया? मटका, मनके की खोज होगी। मनके, अब जो ये मिट्टी से बनाते थे इसे मृद भांड कहते हैं। मृद भांड, मिट्टी से जो भी सामान बनाते थे उसे मृद भांड कहते हैं। तो इस मनके की खोज हो गई। अब जब मनके की खोज होगी, भाई बड़ा बड़ा मनका बनाने लगे, ढेर अनाज पैदा करने लगे। तो जब ढेर अनाज पैदा करने लगे तो मटका लाने में दिक्कत होने लगी। लाए कैसे? बस छोटा छोटा मिट्टी का चक्का बना लिया, टायर तो रबड़ वाले को कहते हैं, चक्का, पहिया बना लिए। अब उस पहिए को मटके के नीचे रख के ले आते थे, ढुड़काते तो बहुत आसानी होती थी। तो इसके बाद किसकी खोज हो गई? पहिए की खोज ये लोग कर लिए। नवपाषाण काल में कितनी महत्वपूर्ण खोजें हुई? कृषि, अस्थायी निवास, कुत्ता, मनके की खोज और पहिए की खोज। इसके बाद इसी में एक है, ऊपर लिख लेते हैं, नवपाषाण काल में एक महत्वपूर्ण खोज की इन्होंने, तांबे की खोज। तांबे की खोज, इसी में इन्होंने खोज की, क्या? तांबे की खोज। तांबे की खोज कर ली इसी में इन्होंने, तांबे की खोज कर ली। इसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। कौन सा? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तांबा और पाषाण, पत्थर दोनों लिखा गया है। तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि तांबे का ये लोग डंडा बनाते थे, क्योंकि पत्थर का डंडा तो बना नहीं पाएंगे, टूट जाएगा। तांबे का डंडा बनाते थे, उसके आगे बर्छी नुमा पत्थर का नुकीला भाग लगाते थे,
तो इससे फेंक कर जानवरों में को मारने में बहुत आसानी होती थी, दूर तक चाहे जितना दूर फेंक दो आसानी। इसीलिए इसमें पत्थर और तांबा दोनों लगे रहने के कारण औजारों में इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। कौन सा काल? ताम्र पाषाण काल कहा गया। अब देखते हैं, अब दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों से रिलेटेड, उसे हम इसलिए अभी तक नहीं बताए क्योंकि आपको याद करना, क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम तो आसानी से याद नहीं होते हैं, इसको हम रट के याद कराते हैं। अब ये पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया है, अब केवल दो वैज्ञानिकों के नाम याद करना है। कौन कौन से? ये प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का विभाजन, ऐतिहासिक काल में विभाजन इतिहास का किसने किया था? जॉन ब्रूस फुट नामक वैज्ञानिक ने। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का विभाजन मतलब इतिहास का इन तीनों में विभाजन किसने किया था? जॉन ब्रूस फुट नामक वैज्ञानिक ने। इसको कैसे याद करेंगे? बिस्कुट से, बिस्कुट से याद करिए, जॉन ब्रूस फुट। कौन? जॉन ब्रूस फुट, बिस्कुट से याद रखेंगे। और फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन टॉमसन। क्या नाम था? क्रिश्चियन जॉन टॉमसन। क्रिश्चियन जॉन टॉमसन आए तो वो बताए नहीं, हम इस आधार पे बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी में लिखित स्रोत मिला ही नहीं है, किसी में मिला तो पढ़ा नहीं जा सका, किसी में मिला भी पढ़ा भी जा सका, ये कौन सा बंटवारा होता है? हम करते हैं बंटवारा दूसरे तरीके से। तो लोग कहे भाई आप ही बताइए किस तरीके से करें। तो वो कहे देखिए, ये जो सबसे पहले का समय था, इसमें मानव 100% कार्य करने के लिए पत्थरों का यूज करता था। यानी उसका कार्य क्या था? केवल पेट भरना, जानवरों को मार के खाना, कच्चे खा जाना। तो वो सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों का यूज करता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया। कौन सा युग? इसे पाषाण युग कहा गया। चलिए यहाँ लिख देते हैं तीनों युग के नाम। पाषाण युग, पाषाण युग। उसके बाद फिर मानो थोड़ा सभ्य हुआ और उसने कांसे की खोज कर ली, और उसके बाद कांसे का यूज करने लगा। तो कांसे का यूज करने के कारण इसको कांस्य युग कहे गए। दूसरे को, इसके बाद के समय को कांस्य युग, कांस्य युग। पहले पत्थर का यूज करता था तो इसे पाषाण युग कहे, उसके बाद कांसे का यूज करने लगा तो उसे कांस्य युग कहे, उसके बाद लोहे की खोज कर ली मानव ने। ये इसका बंटवारा किसने किया था? क्रिश्चियन जॉन टॉमसन ने। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का विभाजन किसने किया था? जॉन ब्रूस फुट ने, बिस्कुट से याद रखेंगे। और पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग का किसने किया था? क्रिश्चियन जॉन टॉमसन ने। क्रिश्चियन मतलब वो क्रिश्चियन से याद रखेंगे, जॉन टॉमसन, आपकी जान, ऐसे याद रख लेंगे। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल को पत्थरों का यूज करते थे, कांस्य युग में कांसे का और लौह युग में लोहे का। चलिए अब ये खत्म हो चुका है, प्रागैतिहासिक काल हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल को आगे पढ़ते हैं, एक बार तब तक मिटाते मिटाते रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास बीते हुए समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसी के संग्रह को हम इतिहास कह सकते हैं। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं? 3 कालखंडों में। किसने बांटा था? जॉन ब्रूस फुट, बिस्कुट से याद रखेंगे, जॉन ब्रूस फुट ने बांटा था। कौन कौन से? आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं था, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत था पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत है भी और उसे पढ़ा भी जा चुका है। अब चलिए पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का दूसरा भाग, आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या होती है, पहले ये जानिए। हमने प्रागैतिहासिक काल में बताया कि मानव यहाँ बिल्कुल असभ्य था, असभ्य यानी इसके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब आद्य ऐतिहासिक काल में आया तो मानव के अंदर बहुत सभ्यताएं आ गई। सभ्यता यानी सभ्य हो गया। कहते नहीं है लोग तुम्हारे अंदर क्या सभ्यता है, वही सभ्यता। मानव संस्कारी हो गया, सभ्यता मतलब संस्कारी हो गया। यहाँ जो प्रागैतिहासिक काल में मानव था वो बिल्कुल जंगलों में रहता था, ग्रामीण तरीके से रहता था। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव शहरी रहने लगा, क्योंकि कृषि की खोज तो नवपाषाण काल में हो गई थी, लेकिन जब मानव करता था तो उसे पानी की जरूरत पड़ती थी, तो वहां टेबल वाटर पंप ये सब तो थे नहीं, तो उसे कृषि करने के लिए नदियों के किनारे जाना पड़ा। नदियों के किनारे गया, और यहाँ जो भारत में पाकिस्तान के किनारे पूरा एकदम सिंधु नदी तंत्र बहता था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी। यहाँ पूरा लिखे पाकिस्तान में यहाँ सिंधु नदी तंत्र था। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ इसे गुजरात, मध्य राजस्थान, हल्का मध्य प्रदेश, इस साइड में पूरा एकदम पाकिस्तान लेके सिंधु नदी तंत्र था। रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, ये जितनी नदियां यहाँ पे थी सब सिंधु की सहायक नदी थी। तो मानव जो उस समय के मानव थे कृषि करने के लिए यहीं जाके बसे, यहाँ यहीं जाके बसे। उसके बाद फिर ये लोग कृषि करने लगे। तो इसीलिए सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसने के कारण मानव को
इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसने के कारण। अब हम देखते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी पता कैसे चला? यानी तब एक मूवी बनी है, आप देखे होंगे, बाढ़ आती है और सब मर जाते हैं। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो जब मर जाते हैं तो उसके बाद पता कैसे चला? इसकी खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। आप याद रखिएगा, आपकी जान मार्शल में घूमने के लिए कही। मार्शल मतलब एक बोलेरो टाइप की पहले गाड़ी आती थी, मार्शल, याद रखिएगा, आपकी जान मार्शल में घूमने के लिए कह रही है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अब इसको जब जॉन मार्शल देखा है कि इसे कुछ ईंटा पत्थर निकले थे, तो समझे यहाँ कुछ है, तो इन्होंने एक आदमी को बुलाया जिसका नाम था दया राम साहनी। राम दया करते थे ना, राम दयालु थे, तो इसे याद रखिएगा, दया राम साहनी को बुलाया और कहा, हे चचा, अरे देखो यार, यहाँ खोदो कुछ बात। तो खोदने लगे। अब खोदे तो इसे धीरे धीरे एक दीवार दिखी, बड़ा दिखा, कमरा दिखा, घर दिखा, शहर दिखा, पूरा पूरा इसे खोदते 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 ये पूरा एरिया, गुजरात, राजस्थान, पूरा पाकिस्तान लेके 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितने में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता ही दिखी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता मिली। अब इन्होंने खुदाई की, किसने? दया राम साहनी ने। खोज तो जॉन मार्शल ने की थी, याद रखिएगा, खोज जा से जॉन मार्शल, खोज जा से जॉन मार्शल, खोज जॉन मार्शल ने की थी, खोज। उसके बाद फिर खुदाई किसने की थी? खुदाई, याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। ये पेट वेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में तो नहीं है इतना, क्योंकि रिजेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत पहले आते थे। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी ने किया था इसकी खुदाई, और खोज जॉन मार्शल ने, खोज जॉन मार्शल ने, और फिर खुदाई दयाराम साहनी जी ने की थी। अब ये हो गया। अब हम देख कुछ पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। शहरी का मतलब क्या होता है? उसमें नाम नहीं लिखा था कि शहर था, लेकिन जैसे आज देखते हैं शहर में नालियां सीधी होती हैं, ढकी हुई होती हैं, सड़कें बनी होती हैं, सीधी होती हैं, घर ठीक ठाक होते हैं, शहर सही से बसाया गया होता है, इसी आधार पर हम कहते हैं ये भी इसी तरीके थे, तो इसलिए इसको शहरी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, शहरी टाइप से बसा हुआ था, सुडो एकदम ठीक ठाक तरीके से, सड़कें उत्तर दक्षिण में थी ताकि हवा इधर से बहे तो भी साफ हो जाए, उधर से बहे तभी तो भी साफ हो जाए, नालियां बिल्कुल एकदम सही से थी, सड़कों के किनारे ढकी हुई थी, एकदम मतलब सही से लोग रहते थे, तो इसलिए इसको शहरी सभ्यता कहा गया। ये विशेषताएं थी कुछ। अब हम देखेंगे अलग अलग शहरों की अलग अलग कुछ विशेषताएं थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग देखेंगे। पहले देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चारों तरफ के सबसे दूरस्थ शहर कौन कौन से थे। तो देखते हैं सबसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सा शहर था? उत्तर में, सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में था मांडा। मांडा, मैप के हिसाब से याद रखिएगा, जैसे ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, दाहिने हाथ वाले को पूरब, बाएं हाथ वाले को पश्चिम, याद रखिएगा। तो सबसे ऊपर कौन सा था? यानी उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में कौन सा शहर था? दैमाबाद। दैमाबाद, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। उसके बाद फिर पूरब में मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, याद रखिएगा। मांडा, दैमाबाद, उसके बाद पूरब में आलमगीरपुर। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। उसके बाद पश्चिम में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, ये था। ये 4 शहर थे सिंधु नदी तंत्र के चारों तरफ के, याद रखिएगा, याद करिए मेरे साथ, बोलिए। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। 10-15 बार बोलिए, वीडियो को रोक के 10-15 बार बोलिए, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में याद हो जाएगा आपको। ऐसे याद करेंगे पूरब में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में, तो बिल्कुल नहीं याद होगा। याद करने के लिए आप सीधा सीधा मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, ऐसे जब याद करेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे आपको भूलेगा नहीं। तो कौन कौन सा था? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, ये सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता के चारों तरफ के शहर थे। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। आकार मतलब ये जो सिंधु घाटी नदी तंत्र था, ये इन्हीं सब में बसा था, ऐसे यही सब ऐसे नदियां थी। कोई शहर यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, एक शहर यहाँ भी था, यहाँ, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन अमूमन
त्रिभुजाकार ही कह सकते हैं। बहुत एकदम त्रिभुजाकार नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो भारत को चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। ऐसे है ना, बनाएंगे तो पता नहीं कितनी भुजाएं बनेंगी, लेकिन चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार आकार में दिया गया है। अगर आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो बताएंगे त्रिभुजाकार था, क्योंकि ये यहाँ ऐसे इसी त्रिभुज के अंदर शहर बसे हुए थे, बहुत सारे शहर। ये गुजरात में लेकर भी ऐसे बसे हुए थे। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर कहाँ पाए गए हैं? भारत में। गुजरात, भारत नहीं, पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर गुजरात में पाए गए हैं। बहुत ज्यादा शहर, जो अधिकतर शहर थे गुजरात में ही पाए गए हैं। अब देखते हैं, ये यहाँ पाकिस्तान था भारत की यहाँ पे। तो यहाँ जितने दड़ों वाले सब शहर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चन्हू-दड़ो, ऐसे आपको बहुत दड़ों वाले सब शहर पढ़ाए जाएंगे। याद रखिएगा ट्रिक के रूप में, वो जो दड़ों वाले शहर हैं वो पाकिस्तान में है। चन्हू-दड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सब के सब पाकिस्तान में, याद रखिएगा।